हेलो एवरीवन, कल हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था सेक्शन 54 ओ। एक लास्ट सेक्शन नहीं, दो सेक्शंस बाकी है, तो सेक्शन 54 पी और एक हमने बीच में छोड़ दिया था सेक्शन 54 एफ, ड्यूटीज ऑफ आरपी। ड्यूटीज ऑफ आरपी फिर भी एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 54 पी में कुछ मतलब का नहीं है, जस्ट रीड इट, नॉट मोर रेलेवेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सिंपल ये दिया हुआ है कि ये जो पीपीआई आरपी के जो प्रोविजंस है ना, तो पीपीआई आरपी के अंदर जितना डिफरेंट प्रोविजंस है वो हमने पढ़ा दिया। अब पीपीआई आरपी के अंदर कोई और प्रोविजन भी यदि आपको अप्लाई करना है तो सीआरपी जो आपने पढ़ा ना, वो प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई कर देना। क्या बोला? मतलब पीपीआई आरपी का पूरा जो मैकेनिज्म है, जो सेपरेट है, वो हमने बना दिया। अब जो कुछ कॉमन प्रोविजन है जो सीआरपी के अंदर पढ़ा है ना, वही कॉमन प्रोविजन यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। मैंने ये नहीं बोला कि पीपीआई आरपी इज कन्वर्ट इनटू सीआरपी, वो तो हमने पहले पढ़ लिया 54 के अंदर, वो अलग है। पीपीआई आरपी इज अ पीपीआई आरपी, लेकिन सीआरपी का कुछ प्रोविजन यहाँ भी अप्लाई होगा। सेक्शन 54P एप्लीकेशंस ऑफ provisions of the chapter 2, chapter 3, chapter 6, chapter 7 to the PPARP. Section 54P subsection 1 application of the provision of the chapters save as otherwise provided, save as provided under this chapter the provision of the section 24, section 25A, section 26, section 27, 28, 29A। 29A किसका है? रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का। सेक्शन 32A, सेक्शन 43 टू सेक्शन 41 एंड द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर 6 एंड द चैप्टर 7 मोटेटिस मोटेंडिस। मतलब जो प्रोविजन आपने वहाँ पे पढ़ा है ना चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में और 6 और 7 में, वो प्रोविजन यहाँ भी पीपीआई आरपी में भी एप्लीकेबल होगा। मैंने ये नहीं बोला कि पीपीआई आरपी हैज बीन कन्वर्टेड, वो तो हमने कल बात कर ली थी सेक्शन 54 ओ के अंदर, वो अलग है कि पीपीआई आरपी के जाने के बाद भी हम सीआरपी में आ रहे थे। वो जो 3 केसेस बता दिए ना मैंने, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। यहाँ तो हम बात करें कि आपका पीपीआई आरपी चल रहा है। पीपीआई आरपी के अंदर जो चैप्टर 2 और 3 और 6 और 7 का जो प्रोविजन है, वो मोटेटिस मोटेंडिस विदाउट एनी चेंजेस वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे, रेफरेंसेस टू दिस, ये बार रीड कर लेना, नॉट मोर रेलेवेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स, ये भी आपको दिया हुआ है, जस्ट रीड इट, नॉट मोर रेलेवेंट। क्योंकि द रीजन बिहाइंड है, जब आप सीआरपी के प्रोविजन एप्लीकेबल करोगे तो वहाँ पे बहुत जगह लिखा हुआ होगा आई से डी, तो आई से डी का मतलब क्या होगा? पीपीआई आरपी। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का मतलब क्या होगा? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, एक ही मतलब होगा। क्योंकि आपने क्या किया, आपने पीपीआई आरपी के अंदर भी जो सीआईआरपी का जो प्रोविजन है वो बोला अप्लाई कर देना। तो हो सकता है कि तुम्हें वहाँ पे प्रॉब्लम आई, तो वहाँ पे क्या लिखा होगा? आईआरपी भी लिखा हुआ होगा बहुत जगह, तो प्रॉब्लम मत रखना। आईआरपी का मतलब आरपी है और आरपी का मतलब भी आरपी है। आरपी कौन सा वाला जो हमने बात की यहाँ पे? तो ऐसे कुछ लाइन दे रखी है, सिर्फ एक बार रीड करना है, एक बार रीड इज इनफ। यहाँ मैं बताऊँ, ये सीआईआरपी का मतलब क्या होगा? वहाँ पे लिखा हुआ होगा सीआईआरपी, लेकिन यहाँ पे सीआईआरपी थोड़ी होगी, यहाँ पे तो क्या होगा? ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है भैया? इसलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आप पीपीआई सीआरपी के प्रोविजन को पीपीआई आरपी में भी अप्लाई कर रहे हो, तो सीआरपी में कहीं जगह लिखा हो सकता है सीआरपी, तो सीआरपी के अंदर जब सीआईआरपी आएगा तो उसको हम क्या कर लेंगे? पीपीआई आरपी बोल देंगे। वहाँ पे लिखा हुआ आएगा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड, तो यहाँ पे क्या आएगा? पीपीआई आरपी। तो इम्प्लाइड है, तभी तो बोला मैंने सेक्शन 54P एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने क्या बोला? सेक्शन 24 एप्लीकेबल हो जाएगा, ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, वो सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, सेक्शन 14 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, तो वहाँ पे बहुत सारे वर्ड होंगे। तो वहाँ पे जो टर्म्स दी गई है उन्होंने हमने अपने हिसाब से उसको क्या कर लिया? कन्वर्ट। समझ में आ गई बात? नहीं, वहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आ गया, वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है वो नहीं बोल रहा। हमने बोला, हम कौन? पीपीआई आरपी वाले, कि सीआईआरपी का प्रोविजन भी डिट्टो यहाँ पे डालेंगे जो जो हमने बताया उन सेक्शंस को। तो हमने बोला ना, तो हमने ही बताया कि जब सीआईआरपी का प्रोविजन उठा के डालेगा यहाँ पे, तो कुछ वर्ड में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो उन वर्ड का मतलब अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर देंगे पीपीआई आरपी के हिसाब से। और इतना तुम कन्वर्ट कर सकता है, इतना दिमाग दिया है, मुझे पता है। समझ में आया? यस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने छोड़ दिया, दैट वाज सेक्शन 54F। सेक्शन 54F क्या कहता है? दैट इज द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। नाउ इट इज इजी फॉर अस, यस, क्योंकि सेक्शन 54 के में इतना लफड़ा पड़ा ना हमने, तो बहुत दिमाग ओपन हो गया अपना।
54G 54, अपने बहुत सारे सेक्शंस पढ़े, तो हमें पता है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पीपीआईआरपी के अंदर करता क्या है। लिस्ट ऑफ क्लेम्स आती है, उस लिस्ट ऑफ क्लेम्स को अप्रूव करना होता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनानी होती है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की पहली मीटिंग 7 दिनों के अंदर रखनी होती है, सारी मीटिंग अटेंड भी करेगा। तो और यदि 54J2 की वजह से हो सकता है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास पावर भी आ जाए। तो एक बार रीड करते हैं, अब समझ में आएगा। नाउ इट इज़ वेरी इजी टू रीड इट। सेक्शन 54F नाउ वी कैन रीड करेंगे, इनफ होगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। व्हाट आर ड्यूटीज ऑफ आरपी। कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, बिल्कुल सही आएगा बेटा। सर ड्यूटीज ऑफ आरपी का एक अलग सेक्शन भी हमने पढ़ा था, वो प्री इनिशिएशन पीरियड के अंदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की क्या ड्यूटीज थी, और यहाँ पे भी अपन ड्यूटीज ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की बात करें, लेकिन कौन से पीरियड में, ड्यूरिंग पीपीआईआरपी। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि एग्जाम में ऐसा आ गया तो अटक जाऊंगे। डायरेक्टली आया व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ आरपी, देन यू कैन राइट प्री इनिशिएशन एज वेल एज द पोस्ट इनिशिएशन। लेकिन यदि एग्जाम में क्लियरली आ रहा है प्री इनिशिएशन, तो प्री इनिशिएशन वाला लिखना है, और यदि एग्जाम में आ रहा है पोस्ट इनिशिएशन, तो पोस्ट इनिशिएशन वाला लिखना है। इसलिए ध्यान रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड। मेरा ये 2 बार रिपीटेड नहीं है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, सर आरपी की ड्यूटीज गलती से 2 बार लिख दी। लो मेकर जब लो बनता है तो इतना ज़्यादा ध्यान से करते हैं कि प्राइमा फेसी गलतियाँ नहीं होती है। ठीक है, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग द पीपीआईआरपी, सेक्शन 54F सबसेक्शन 1। सेक्शन 54F सबसेक्शन 1, द आरपी शैल कंडक्ट द पीपीआईआरपी ऑफ ए कॉर्पोरेटर ड्यूरिंग द पीपीआईआरपी। तो आपको पता ही है पूरी की पूरी रेजोल्यूशन प्रोसेस कौन कंडक्ट करेगा, आरपी। सेक्शन 54F सबसेक्शन 2, सेक्शन 54F सबसेक्शन 2 ड्यूटीज ऑफ आरपी। आरपी की क्या क्या ड्यूटीज है, कॉर्पोरेटर ने लिस्ट ऑफ क्लेम दी थी 2 डेज के अंदर, नहीं 2 डेज नहीं था, 7 जिसने 7 पर छट लगाओ खुद की, याद रहे हमेशा। 7 दिनों के अंदर तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनानी पड़ती है, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनने के 7 दिनों के अंदर आप पहली मीटिंग करते हो अलग है, 2 डेज के अंदर, और वो तो आरपी के पॉइंट से था, मैं तो कॉर्पोरेटर के पॉइंट से बात कर रहा हूँ। तो कॉर्पोरेटर क्या करता है, 2 डेज के अंदर लिस्ट ऑफ क्लेम किसको देता है, आरपी को देता है। तो जो 2 डेज के अंदर जो कॉर्पोरेटर ने लिस्ट ऑफ क्लेम जो बनाई है, जो आरपी को दी है, तो आरपी क्या करेगा, उसको कंफर्म करेगा। तो कंफर्म द लिस्ट ऑफ क्लेम सबमिटेड बाय द कॉर्पोरेटर, पॉइंट नंबर बी। अब जो लिस्ट ऑफ क्लेम जो कॉर्पोरेटर ने आपको दी थी, आपने उसको कंफर्म किया, तो आप क्रेडिटर्स को भी क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे, एज वेल एज एक फाइनल अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स आप प्रिपेयर करोगे। ये 3 पॉइंट समझ में आ गए, और तीनों पॉइंट के लेफ्ट एरो में आप ऐसे एरो बना के लिख देना, तीनों के तीनों पॉइंट किससे कनेक्टेड है, लिस्ट ऑफ क्लेम्स। तो याद करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। पॉइंट नंबर डी, मॉनिटर द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेटर। ये तो आपको पता है कब एप्लीकेबल होगा बेटा, ये मॉनिटर वाला कंसेप्ट। मॉनिटर तो आप करोगे, लेकिन आप कंट्रोल नहीं करोगे, और जनरली मॉनिटर वाला भी कंसेप्ट अभी आएगा जब 54J2 एप्लीकेबल होगा। तो मॉनिटर द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेटर। पॉइंट नंबर ई, इन्फॉर्म द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यदि कोई भी ऑब्लिगेशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यदि फुलफिल नहीं होती, पार्टनर्स की यदि कोई भी ऑब्लिगेशन यदि फुलफिल नहीं होती ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। समझ में आ गया बेटा। और क्या करेगा वो तो आपको पता ही है, 7 डेज के अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनानी होती है, तो कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी ऑफ क्रेडिटर विद इन 7 डेज एंड कन्वीन एंड अटेंड ऑल द मीटिंग्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कोई बताएगा PIM कौन बनाता है, यार है PIM फुल फॉर्म, PIM प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कौन बनाता है, याद करना बेटा, दिमाग पे जोड़ दो, कॉर्पोरेटर। तो कॉर्पोरेटर ने जो प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो ऑलरेडी बना के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दे दिया, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उसके आधार पे क्या बनाता है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। आई रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी ने गलत इंटरप्रेट कर लिया तो यहाँ पे क्लियर कर लो। PIM में आरपी का कोई रोल नहीं होता। PIM is totally prepared by the corporator. I repeat, PIM is totally prepared by the corporate debtor. तो कॉर्पोरेट डेटा प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के क्या करता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दे देता है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उस प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के आधार पे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करता है और सबमिट करता है। ये हमने पढ़ा था, वापस से पढ़ना। तो ये किसकी ड्यूटी है,
ये आरपी की ड्यूटी है। ये गलत इंटरप्रेट कर लेना कि इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भी कॉर्पोरेट डेटर बनाता है। नो 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 नो, ये जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है दिस इज प्रिपेयर्ड बाय बट ऑन द बेसिस ऑफ पीआईएम। पीआईएम किसने बनाया? यदि आपको गलत इंटरप्रेट था, वैसे होना नहीं चाहिए, फिर भी बाई चांस यदि रह गया हो तो यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉर्पोरेटर और उसके बेसिस पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करता है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाता है। ये कहाँ मिलेगा आपको? सेक्शन 54G के अंदर मिलेगा बेटा। तो अभी देखो बेटा 54G में क्या लिखा हुआ है, कनेक्ट कर लेना। किसकी ड्यूटीज की बात कर रहे हैं बेटा अपन? हेलो एवरीवन, किसकी ड्यूटीज की बात हो रही है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की। तो पॉइंट नंबर जी क्या बोलता है? पॉइंट नंबर जी बोलता है प्रिपेयर द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिटेड अंडर सेक्शन 54G एंड एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? बट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा? आईएम प्रिपेयर करेगा। पॉइंट नंबर एच तो इतनी बार आ गया, दुखी हो गया मैं तो। गंदी ट्रांजैक्शंस एक्चुअली इन, यदि आपको लगता है पीपीआईआरपी के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी नॉलेज में आता है कि कॉर्पोरेट डेटर के थ्रू यदि किसी भी टाइप के कोई गंदी ट्रांजैक्शंस हो, कौन सी गंदी ट्रांजैक्शंस? प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस, अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यदि इस टाइप के कोई भी ट्रांजैक्शन इनको अवॉइड करने के लिए आप एप्लीकेशन दे दो एजुकेटिंग अथॉरिटी को। दिस इज अ ड्यूटी ऑफ आरपी, दिस इज अ ड्यूटी ऑफ आरपी। एनी अदर ड्यूटीज एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ये सब ड्यूटीज है। किसकी ड्यूटीज है बेटा? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूरिंग द पीपीआईआरपी पीरियड। सेक्शन 54F सबसेक्शन 3 पावर्स ऑफ आरपी। अभी हमने किसकी बात की थी? कर्तव्य। कर्तव्य 54F2 के अंदर अधिकार, राइट्स, पावर्स किसके? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के जो पावर्स है वो आपको मिलेंगे सेक्शन 54F सबसेक्शन 3 के अंदर। तो भैया आप सारी वर्किंग आप देख रहे हो, पूरा का पूरा वर्किंग आप देख रहा है, पूरा का पूरा इंसॉल्वेंसी आप देख रहा है। तो जब पूरा का पूरा इंसॉल्वेंसी आप देखेगा तो सिंपल सी बात है, यू मस्ट हैव ए राइट टू एक्सेस ऑल द पेपर एंड डॉक्यूमेंट्स। किसके? ऑब्वियसली किसकी इंसॉल्वेंसी चल रही है भैया? कॉर्पोरेट डेटर की। तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट डेटर के जो भी रिकॉर्ड्स कॉर्पोरेट डेटर के पास अवेलेबल है, मतलब आपको किसके रिकॉर्ड चाहिए बेटा? आपको कॉर्पोरेट डेटर के रिकॉर्ड चाहिए। तो कॉर्पोरेट डेटर के जो रिकॉर्ड्स कॉर्पोरेट डेटर के पास अवेलेबल हो, आयु के पास अवेलेबल हो, या कॉर्पोरेट डेटर के जो भी रिकॉर्ड्स किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में, किसी भी स्टेचुटरी ऑडिटर के पास या अकाउंटेंट के पास कहीं भी अवेलेबल हो, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये व्हाट इज अ कीवर्ड? डेटा रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट डेटर। तो जो कॉर्पोरेट डेटर जिसकी पीपीआईआरपी चल रही है, उस कॉर्पोरेट डेटर की जो भी इंफॉर्मेशंस कॉर्पोरेट डेटर के पास अवेलेबल है, तो कॉर्पोरेट डेटर से एक्सेस कर सकते हो। यदि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में अवेलेबल है तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और यदि कॉर्पोरेट डेटर की यदि कोई इंफॉर्मेशन यदि आपके पास यदि अवेलेबल है किसके पास? स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स या अकाउंटेंट्स या एनी अदर पर्सन या गवर्नमेंट अथॉरिटीज, आप उनसे भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। यू हैव ए राइट टू एक्सेस द बुक्स और अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर जो इन पर्सन के पास अवेलेबल हो। तो कोई डाउट? हम क्या बात कर रहे हैं? हम पावर्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, इसके बाद और क्या पावर्स होंगे? ही हैज ए राइट टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स। नहीं, कमिटी तो है ही, वो ड्यूटी भी है उसकी, लेकिन उसके अलावा जो मेंबर्स यदि मीटिंग करते हैं तो उसको भी अटेंड कर सकते हो, क्योंकि देखना सब कुछ आपकी नॉलेज में होना चाहिए। तो अटेंड द मीटिंग ऑफ मेंबर्स, अटेंड द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अटेंड द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स या पार्टनर जो भी हैं कॉर्पोरेट डेटर के, उनको अटेंड करने का पूरा अधिकार है। पॉइंट नंबर ई, इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि कोई टेक्निकल मैटर आ गया अकाउंट्स के रिगार्डिंग, यदि कोई टेक्निकल मैटर आ गया किसी लीगल लॉ के रिगार्डिंग और आईबीसी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, तो ई कैन अपॉइंट accountant, he can appoint legal advocate, he can appoint any other professional as may be required to assist। ये पॉइंट तो आपने पढ़ा था CIRP में भी, यदि आपको याद आ रहा हो तो। पॉइंट नंबर एफ, ये तो आपको पता ही है, कॉर्पोरेट डेटर की पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तभी तो आपको ये चीज़ देख पाओगे।
क्योंकि आपको भी रेजोल्यूशन प्लान को एग्जामिन करना है ना, तो रेजोल्यूशन प्लान आप तभी एग्जामिन कर सकते हो। आंसर कैन बी गिवन ओनली व्हेन द क्वेश्चन इज देयर। कोई बच्चा बोले सर मैंने क्वेश्चन सुना नहीं, आंसर बता देता हूँ कुछ समझ में आया बेटा? क्या बताएगा? सर आंसर बता रहा हूँ। तूने सुना मैंने क्या पूछा? सर वो नहीं पता मेरे को, बस आंसर बता दूंगा। लल्लू, समझे कि समझे बात? तो सिंपल सा पॉइंट ये आता है कि आप कॉर्पोरेट डेटर के लिए सॉल्यूशन बना रहे हो कि तुम्हारा प्रॉब्लम ही रिजॉल्व होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ छुपा हुआ है? फाइनेंस के अंदर। तो इसका मतलब कॉर्पोरेट डेटर का जब तक पूरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगा तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड होगी नहीं, और जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड होगी नहीं सॉल्यूशन बेटर आएगा नहीं। समझ में आई बात? से बिल्कुल समझ में आई। इसे पॉइंट नंबर एफ के अंदर दिया हुआ है, कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू असेट, finances and operations of the corporate data for determining the financial position of the corporate debtor। ये सेम पॉइंट तो मैंने वहाँ भी बताया था ड्यूटीज़ के अंदर भी, CRP के अंदर भी। एंड द एक्सटेंस ऑफ द गंदी ट्रांजेक्शंस, वही 43, 44, 45, 43 to 40, 43 to 51। यस, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूरी कलेक्ट करेगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या? बिजनेस ऑपरेशंस फॉर द प्रीवियस 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द PPARP। PPARP स्टार्ट होने के पहले के 2 सालों का बिजनेस ऑपरेशन, PPARP स्टार्ट होने के पहले के 2 सालों का फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पेमेंट्स, लिस्ट ऑफ द असेट और लाइबिलिटीज एज ऑन द इनिशिएशन डेट एंड एनी अदर मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसको क्या करनी है? कलेक्ट करनी है अबाउट द कॉर्पोरेट डेटा और एनी अदर एक्शंस एज में बी स्पेसिफाइड। दीज आर द ड्यूटीज ऑफ रेजोल्यूशन। नहीं, ड्यूटीज नहीं है सर, पावर्स है, पावर्स, अधिकार। तो 54F2 के अंदर हमने बात की ड्यूटीज और 54F3 के अंदर हमने बात की अबाउट यस पावर्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। सेक्शन 54F सब सेक्शन 4। सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द आरपी, जैसे आपने आरपी को अपॉइंट किया तो जो भी बैंक और एफआईज हैं, जो भी कॉर्पोरेट डेटर का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कॉर्पोरेट डेटर का अकाउंट मेंटेन करते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे? ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आरपी को। समझ में आ गया? जो भी इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेट डेटर के बारे में आपको पता है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी कॉर्पोरेट डेटर का अकाउंट मेंटेन करता है वो आरपी को सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा देगा जब भी आरपी को रिक्वायर्ड होगा। सेक्शन 54F ये तो आपने पढ़ा था। सेक्शन 54F सब सेक्शन 5। सब सेक्शन 5 क्या कहता है? सब सेक्शन 5 ये कहता है कि ये जो भी कॉर्पोरेट डेटर के जो भी पर्सनल और उसके जो भी प्रोमोटर्स और एनी पर्सन, ये क्या करेंगे? कोऑपरेट। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 के अंदर जो प्रोविजन दिया गया है कि जितने भी पर्सनल और जो भी मैनेजमेंट है, जो भी प्रमोटर्स है, वो क्या करेंगे? फुल्ली कॉपरेट, पूरा का पूरा एसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्योंकि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कॉर्पोरेट डेटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जो भी पर्सन मैनेजमेंट है वो क्या करेगा? वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को पूरी तरीके से कॉपरेट करेगा उसको यदि कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो। सेक्शन 54F सब सेक्शन 6 रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की जो भी फीस है और जो भी उसके द्वारा एक्सपेंसर इनकर किए जा रहे हैं वो डिटरमाइन किए जाएंगे इन द मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब। कमिटी ऑफ क्रेडिटर उनकी फीस के ऊपर एक लिमिट इम्पोज कर सकती है करना चाहे तो, और जो भी फीस एंड एक्सपेंसेस होंगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर के बनने से पहले के जितने भी फीस और एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कमिटी के द्वारा रेटिफाई किए जाएंगे तभी उनको मिलेंगे। सेक्शन 54(7) द फीस एंड एक्सपेंसेस शैल बी बोर्न एज इन द मैनर एज में बी स्पेसिफाइड। रीड करने वाला था 54F 6 और 7, ज़्यादा मतलब की बात नहीं है। कोई कन्फ्यूजन? PPARP के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? कोई बता सकता है तुम्हें से? टाइम बढ़ा देता है एक तो ये नहीं सर, एक तो टाइम ये कम कर देता है। टाइम कैसे कम करता है बेटा? सर वहाँ पे था 270 330, कैसे आया? समझ में आ गया? CIRP में कितना है? PPARP में 90 तो पहले का है, देन बाद का 120 है, 90 + 30 याद आया बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि सर इसमें थोड़ा सा टाइम रिड्यूस्ड होगा। दूसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना सर, ये थोड़ा सा पहले से कर लेते हो
मतलब जब ये पीपीआरपी आपका फॉर्मल प्रोसेस में आता है उससे पहले आपस में नेगोशिएट करके आपने एक बेटर रेजोल्यूशन प्लान बना लिया, और जब तक क्रेडिटर्स का कंट्रोल प्रॉपर्ली नहीं आ जाता, जब तक कि पूरा रेजोल्यूशन प्लान नहीं बन जाता, उससे पहले कंट्रोल मैनेजमेंट के हाथ में ही रहता है, मैनेजमेंट चेंज नहीं होता। इसका मतलब कंपनी की कंडीशन बिगड़ती नहीं। जैसे कि एग्जांपल दूं, आज चिन्मय ट्यूटोरियल्स का ओनर मैं हूं, तो इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए क्या चाहिए मेरे से बेटर कोई नहीं समझता। क्यों बेटा? क्योंकि मेरे को सारी चीज़ें अच्छी तरह पता है, यहाँ के बच्चों का स्टाइल भी पता है, क्योंकि द रीज़न बिहाइंड इट सप्लायर्स का स्टाइल भी होता है। तो जो बिजनेसमैन होता है, जो मैनेजमेंट होता है, पता है सप्लायर को ये चाहिए होता है, कस्टमर को ये चाहिए होता है, मैनेजमेंट को ऐसे काम करना होता है, एम्प्लॉइज़ को ऐसे काम करना होता है, उसको सारी गणित पता है। और इतनी बड़ी एंटरप्राइजेज भी नहीं है कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक हो, क्योंकि ये एमएसएमई पे ऊपर ही पीपीआरपी एप्लीकेबल है। तो एमएसएमई का मतलब क्या हो? छोटी एंटरप्राइजेज। क्या कहना चाह रहा हूँ, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ये किसी सेक्शन के अंदर लिखा हुआ नहीं, ये अपन ने डिराइव किया, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट पहली बार एग्जाम में आएगा। वैसे आ जाना चाहिए था दिसंबर 2021 में, लेकिन दिसंबर 2021 में आया नहीं। तो दीज आर मोर चांसेस कि इस चैप्टर में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन या 15 नंबर का भी पहली बार आया था, क्योंकि यदि मैं पेपर बनाऊँ तो 15 नंबर का डाल दूँ। पहली बार आया ना, तो अब इनमें ज़्यादा आना चाहिए कि बच्चा कितना अपडेटेड है, ये ऐसे सही पर डिपेंड करता है। 5 मार्क्स से तो आना ही चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन भी ज़्यादा आएंगे। क्यों आया पीपीआरपी? तो जनरल ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? बेनिफिट लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ कि पीपीआरपी के क्या क्या बेनिफिट हो रहा है। नंबर 1, it consolidate the benefit of the both formal and informal proceedings of the resolution, thus broadening the options for stakeholders। क्योंकि पहले तो कॉर्पोरेट डेटा ने खुद ने रेजोल्यूशन प्लान बना लिया, तो काफ़ी हद तक तो दिमाग वैसे ओपन हो गया। फिर और समझ में आ गई होगी, 54 के में हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि रेजोल्यूशन प्लान के लिए इनवाइट किया जाता है डॉट 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 डॉट। It enable faster resolution as a corporate debtor can prepare settlement plan or resolution plan with the creditors before going to NCLT। मेरा NCLT के जाने के पहले ही आपके पास ऑलरेडी BRP है, सेटलमेंट प्लान है, रेजोल्यूशन प्लान है। Reduce the burden on NCLT due to out of court settlement, क्योंकि बहुत बार जब रेजोल्यूशन प्लान पहले बना लेते हो तो हो सकता है कि आप आपस में मैटर को क्या कर दो, सेटल कर दो। मैं भी ये इसी इंटेंशन से बनाया गया है, क्योंकि आधे इंटेंशन क्या होती है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मेरे पास आया, बोला सर प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको बोला, सर बहुत बार स्टाफ आता है सर ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, मैंने बोला एक काम करो, ये प्रॉब्लम आ रही है ना तो इसका सॉल्यूशन बना के दे दो। आया ही नहीं वो कभी। सर समझ में आ गया, ऐसा ही होगा। क्या होता है कि आज फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बोले सर कि फॉर एग्जाम्पल सर ये बता दो कि ये एक दिन में कैसे हो सकता है, तो बेटा तुम एक आइडिया दे दो फिर मैं दे देता हूँ। सर समझ में आ गया, टैक्स एक दिन में नहीं हो सकता। वही तो बोला था मैंने, एक दिन में थोड़ी समझ में आएगा टैक्स बेटा। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, लेकिन जबान से बोलने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन जब करने बैठते हो तो पता चलता है। तो जब प्लान बनाया तो हो सकता है कि दोनों की आपस में समझ और मैटर क्लोज हो जाए। तो एक बार प्लान बन जाना चाहिए, उससे बढ़िया रहता है। और पहले पिक्चर में भी आ गए थे, क्रेडिटर की मीटिंग भी हो गई थी, तो सब कुछ पहले हो गया था ना, काफ़ी मिल लिए। तो और आपको पता भी बहुत बार तो क्या होता है, मिलने से सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। आधी प्रॉब्लम तो इसलिए होती है क्योंकि अपन नेगोशिएट ही नहीं करते आपस में। तो रिड्यूस द बर्डन ऑन द NCLT ड्यू टू आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट विद द सस्पेंशन ऑफ CRP तो आपकी सस्पेंड हो गई until the March 2021। तो pre-pact has come as a relief to the promoters and corporate debtors। It allows the corporate debtor retain the control till the settlement is reached with the creditors। समझ में आ गई बात? ये भी एग्जाम के पॉइंट्स है, ये भी आपके कंपाइलर में, आपके नोट्स में कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। नथिंग, किसी के भी नोट्स में जाना ही कहीं नहीं मिलने वाला। ये मैंने खुद ने प्रिपेयर किया क्योंकि एग्जाम में आने की चांसेस है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि CIRP पहले क्या था और PPARP क्या था। और जिन्होंने मेरी सारी वीडियोस और क्लासेस ले ली तो भैया उनको ऑलरेडी पता है आप क्या बोलोगे, क्योंकि मैं इतने दिन से डिफरेंस जो पढ़ा रहा हूँ और क्या रहा हूँ। फॉर्मेलिटी नंबर 1,
मिनिमम डिफॉल्ट सीआईआरपी के अंदर कितना होना चाहिए, 1 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए, और पीपीआईआरपी के अंदर कितना होना चाहिए, 10 लाख रुपीज़। पॉइंट नंबर 2, एप्लीकेबिलिटी, सीआईआरपी कंपनी एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल है। सर पीपीआईआरपी भी तो कंपनी एलएलपी के ऊपर ही तो एप्लीकेबल है, लेकिन डिफरेंस ये है कि सीआरपी सारी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, सारी एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन पीपीआईआरपी ओनली उन्हीं कंपनी एलएलपी कॉर्पोरेट डेटर के ऊपर एप्लीकेबल है, जो कॉर्पोरेट डेटर होने के साथ एमएसएमई भी होना चाहिए। होगा तो कॉर्पोरेट डेटर ही, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, गलती मत करना। लेकिन एमएसएमई का डेफिनेशन भी अपन ने पढ़ा था, माइक्रो का अलग, स्मॉल का अलग और मीडियम का अलग। माइक्रो से स्मॉल में जाने के लिए इंटू 10 किया था, माइक्रो से स्मॉल जाने के लिए क्या किया था, याद करो, इंटू 5 और 10। वेरी गुड। और जिन्होंने 5 और छठा लगाना बेटा, रिवीजन क्यों नहीं करते? तो माइक्रो से स्मॉल के लिए 10 और स्मॉल से मीडियम के लिए 5। वो तो इंटरनल जो लिमिट थी उनमें 5 था बेटा। कौन सी लिमिट थी? एक में टर्नओवर था और एक में इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, इतना नहीं, रिवीजन ही करते रहेंगे कि अपन आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, एप्लीकेशन पाइप कौन एप्लीकेशन देता है इनिशिएट करने के लिए? सर सीआईआरपी के लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, सेक्शन 7, 9 और 10। लेकिन पीपीआईआरपी ओनली कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की जो डेफिनेशन आपने वहाँ पे पढ़ी थी, सेम एप्लीकेशन सेम डेफिनेशन यहाँ भी एप्लीकेबल होगी, बट इसमें इतना सा चेंज आएगा, बता रहा हूँ मैं ओनली, एग्जाम में दिमाग लगा लेना। यदि सीआईआरपी लिखा हुआ हो तो इसकी जगह पीपीआईआरपी बस। बाकी जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम, देयर इज नो चेंजेस। वही 4 पॉइंट कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के याद आ रहा हो तो। कंट्रोल किसका होगा सर सीआईआरपी के अंदर? कंट्रोल आरपी क्रेडिटर्स, मेन क्रेडिटर आरपी के थ्रू। तो कंट्रोल किसके पास होता है? कंट्रोल होता है क्रेडिटर के पास। कमिटी ऑफ क्रेडिटर कैन डू एनीथिंग। पीपीआईआरपी के अंदर कंट्रोल किसके पास होता है? सर प्रेजेंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज नॉट चेंज्ड, रिमेन्स विद द प्रमोटर्स। मैनेजमेंट, आरपी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ड्यूरिंग द सीआरपी। पीपीआईआरपी के अंदर सेम मैनेजमेंट अनटिल अनलेस सम रॉन्ग डूइंग, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्रॉड। टाइमलाइन सीआरपी के लिए 270 और 330 डेज, और पीपीआईआरपी के लिए प्री इनिशिएशन 90 डेज और पोस्ट इनिशिएशन 90 + 30। कोई कंफ्यूजन? कमिटी ऑफ क्रेडिटर का अप्रूवल का परसेंटेज बड़ा लोचा था, 51 भी था, 66 भी था, 90 भी था, 90 भी था। लेकिन पीपीआईआरपी में मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कॉमन, आप चाहो तो अभी भी लिख लो यदि नहीं लिखी हो तो। चैप्टर 3A में, चैप्टर 3A के अंदर जब भी आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर का अप्रूवल चाहिए होगा तो 66% आपको अप्रूवल चाहिए। लिक्विडेशन, तुम्हें बोलना है कितना घूरोगे मेरे को, सलमान खान थोड़ी जो घूरते रहते हो। पीपीआईआरपी के अंदर अलग प्रोसेस एप्लीकेबल होगी। तो सीआरपी का लिक्विडेशन सेपरेट है और जो हमारा पीपीआईआरपी है उसका लिक्विडेशन सेपरेट है। कोई कंफ्यूजन? बेटा पीपीआईआरपी कंप्लीट हो गया, हाँ कंप्लीट हो गया, और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं। सेक्शन 54A से लेके सेक्शन 54P है, तो सेक्शन 54A से लेके 54P पढ़ा तो क्या आपको लगा लिक्विडेशन अलग है? चल लिक्विडेशन की कुछ बात ही नहीं करता, वो तो ये बोलता है एजुडिकेटिव अथॉरिटी लिक्विडेशन का ऑर्डर दे देगी। कैसे? वैसे जैसे कि सीआईआरपी में होता है। तो इसका मतलब इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि हमने लिक्विडेशन के बारे में कुछ बात ही नहीं की पीपीआईआरपी के अंदर। की थी क्या बात? हेलो एवरीवन, की थी क्या बात? नहीं की थी। तो लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है ना सेक्शन 33 से स्टार्ट होती है कहानी, बस सेक्शन 33 के अंदर चेंज कर लेना, एक हल्का सा चेंज होगा। क्या बोलो? क्या सीआईआरपी और पीपीआईआरपी लिखा हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ होगा लिक्विडेशन तो फॉर जो एप्लीकेशन पीपीआईआरपी के लिए दी गई हो या एप्लीकेशन सीआरपी के लिए दी गई हो। तो ये घर जाके आज ही चेंज कर लेना सेक्शन 33 में। तो 33 के अंदर जहाँ पे सीआईआरपी लिखा हुआ हो तो सीआरपी कट नहीं करना, और पीपीआईआरपी सेम प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। पीपीआईआरपी के अंदर लिक्विडेशन की रिगार्डिंग ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। रेजोल्यूशन प्लान कौन बनाता है सीआईआरपी के अंदर? आवाज नहीं आ रही बेटा?
रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, लेकिन पीपीआईआरपी के अंदर। और रेजोल्यूशन प्लान कब बनता है, इसको पूरा सही करो। दो डिफरेंस आएंगे, वो प्रिपेयर एंड व्हेन प्रिपेयर्ड। मतलब रेजोल्यूशन प्लान के रिगार्डिंग भी दो डिफरेंस आएंगे बेटा, वो प्रिपेयर्ड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, पीपीआईआरपी बीआरपी इज प्रिपेयर्ड बाय कॉर्पोरेटर, पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस व्हेन प्रिपेयर्ड, सीआरपी के अंदर जो आपका रेजोल्यूशन प्लान है वो सीआरपी स्टार्ट होने के बाद आता है नंबर, लेकिन पीपीआईआरपी के अंदर बीआरपी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। याद आया बेटा? बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान इज रेडी एट द टाइम ऑफ एन एप्लीकेशन, ऐसा बिल्कुल भी सीआरपी के अंदर नहीं होता। कुछ अमेंडमेंट हो गए, छोटे मोटे अमेंडमेंट तो मैं बिल्कुल कवर नहीं कर रहा, जो कॉमन सेंस वाले हैं। सर क्या, जहाँ जहाँ सीआईआरपी आया वहाँ पीपीआईआरपी आपका साथ में आ जाएगा, जहाँ जहाँ पीपीआईआरपी का प्रोविजन एप्लीकेबल है। लेकिन कुछ जगह थोड़ा सा बड़ा अमेंडमेंट हुआ, वो मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। एक सेक्शन 11, बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ। सेक्शन 11 क्या, आपको याद आ रहा है सेक्शन 11 में क्या पढ़ा था आपने? सेक्शन 11 में आपने ये पढ़ा था, द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेक द एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी। तो सीआईआरपी के लिए ये लोग एप्लीकेशन नहीं दे सकते। उनमें कुछ पॉइंट ऐड हो गए, या जहाँ जहाँ सीआईआरपी अंडर गोइंग है तो वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पीपीआईआरपी भी लिखना पड़ेगा। तो मतलब द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेक द एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी नंबर 1, ये आपको ऑलरेडी पता है। इसमें क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है इसमें बेटा? पॉइंट नंबर 1 के अंदर पहले भी यही था, कॉर्पोरेट डेटर अंडर गोइंग द सीआईआरपी। तो क्या चेंज हुआ, जो कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन नहीं दे सकता जिसकी सीआईआरपी चल रही हो, या ये चेंज है कि यदि आपकी पीपीआईआरपी चल रही है तो आप सीआईआरपी में मत चले जाना, आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते। तरीका बताया था मैंने सेक्शन 54 ओ में, क्या तरीका बताया था? कमिटी और क्रेडिटर की कंसर्न होती तो वो अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने एप्लीकेशन दी पीपीआईआरपी के बाद सीआरपी स्टार्ट करो, ये मजाक नहीं है, नहीं होगा ये। हाँ, यदि पीपीआईआरपी चल रही हो या सीआईआरपी चल रही हो तो आप सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन सबमिट नहीं करोगे, आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होगी। और यदि कॉर्पोरेट डेटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन नहीं दे सकते। क्या बेटा? फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी सीआरपी को इनिशिएट करने के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते। ऐसे कॉर्पोरेट डेटर जिसकी अंडरगोइंग द पीपीआईआरपी, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 के अंदर किसको मना किया है? मतलब पॉइंट नंबर 1 के अंदर हमने किसको मना किया है? पॉइंट नंबर 1 के अंदर हमने कॉर्पोरेट डेटर को मना किया है। तो पॉइंट नंबर बी के डबल ए के अंदर हमने किसको मना कर दिया कि फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन नहीं दे सकते। फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। मतलब ये हुआ, यदि कॉर्पोरेट डेटर खुद एप्लीकेशन नहीं दे सकता क्योंकि डिले करने के कंसेप्ट में कॉर्पोरेट डेटर है बेटा, और फाइनेंशियल क्रेडिटर को वैसे ही इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो एप्लीकेशन देने वाली बात ही नहीं आती उनकी। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि यदि आपका सीआरपी या पीपीआईआरपी यदि चल रहा है तो कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन नहीं दे सकता, और यदि आपका पीपीआईआरपी यदि चल रहा है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन नहीं दे सकते सीआरपी इनिशिएट करने के लिए। दिस इज द पॉइंट नंबर ए और डबल ए। पॉइंट नंबर बी आपको याद आ रहा होगा, ऐसा कॉर्पोरेट डेटर जिसका सीआरपी कंप्लीट हुए अभी सिर्फ 12 मंथ्स हुआ है तो वो भी एप्लीकेशन नहीं दे सकता विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। याद आया बेटा? तो यही पॉइंट चिपका दो पीपीआईआरपी के लिए। ए कॉर्पोरेट डेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ whom द रेजोल्यूशन प्लान हैज बीन अप्रूव्ड अंडर चैप्टर नंबर 3 है 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द मेकिंग द एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और बाकी सारे पॉइंट सेम है, ये मैंने सिर्फ कवर कर लिए। मतलब बेसिकली अमेंडमेंट यही है। और एक काम करना, अलग से मत लिखना बेटा, मैंने यहाँ पे अलग से बताया। तुम्हें क्या करना है, तुमने जो नोट्स बनाए थे ना बेटा, वो नोट्स में सेक्शन 11 के अंदर ये कवर कर लो। तो सेक्शन 11 के अंदर ये तो पॉइंट नंबर डबल ए इंसर्ट हुआ है, पॉइंट नंबर बी ए इंसर्ट हुआ है, और पॉइंट नंबर ए के अंदर सीआरपी के साथ पीपीआईआरपी भी आएगा। ये चेंज हुआ है।
एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, सेक्शन 11A इंसर्टेड। सर हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, सेक्शन 11A हमने नहीं पढ़ा था, सेक्शन 11A इंसर्ट हुआ, या बाद में भी कवर करूंगी तो जरूरी नहीं बीच में चिपकाओ। चाहे आपका चैप्टर नंबर 14 या 15 जो भी हमने पढ़ा था 15, तो 15 के अंदर जैसे एंड हुआ तो 15 एंड होने के बाद आप लास्ट में क्या करना, सेक्शन 11A लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बस 1-2 अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो ये भी खा जाना, इसकी रेलिवेंसी भी नहीं है। लेकिन अभी तो रेलिवेंसी, फ्यूचर में भी रेलिवेंसी रहेगी रहेगी रहेगी, क्योंकि लड़ाई यही है एक्चुअली दोनों की आपस में। किन दोनों की? मैं इधर चला, मैं उधर चला, मैं किधर चला। मतलब ये कि एक्चुअली यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो आपके दिमाग में आते हैं। मतलब क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आपने एप्लीकेशन पहले पीपीआईआरपी में दे दी, ये ट्रांजिशन पीरियड की बात नहीं कर रहा, वो तो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं, वो तो फर्जी है। जो सेक्शन 11A का जो सब सेक्शन 4 बताऊंगा ना, वो रेलिवेंट नहीं है, वो तो सिर्फ फॉर ए टाइम बीइंग एप्लीकेबल है क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड है। बाकी जो 3 पॉइंट बताऊंगा वो हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का देखता है कौन जीता, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसे हो सकता है। क्या देखना, यदि कोई कॉर्पोरेटर एमएसएमई है, दोनों की रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल करता है, तो उस केस में किसी बंदे ने क्या किया, पीपीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन दे दी पहले, फिर उसके बाद सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन दे दी, तो अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंफ्यूज है। हंस क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो? दो एप्लीकेशन है, कौन सी एप्लीकेशन पढ़ूं? नहीं है ऐसा समझ में। मतलब पहली एप्लीकेशन आपने पीपीआईआरपी की थी, दूसरी एप्लीकेशन आपने सीआईआरपी की थी, तो एप्लीकेशन पीपीआईआरपी की सीआईआरपी की भी एप्लीकेशन आ गई, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का दोनों एप्लीकेशन है, पीपीआईआरपी वाले भी एप्लीकेशन है और सीआईआरपी वाले भी एप्लीकेशन है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन सा एप्लीकेशन देखे? मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज कर रहा हूँ कि सेक्शन 11A आने का रीजन क्या है, ये सेक्शन 11A क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि रीजन है पीपीआईआरपी सीआरपी कॉर्पोरेटर एमएसएमई पे दोनों अप्लाई हो सकते हैं। कब? जब डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो, क्योंकि जब डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख से 1 करोड़ होगा तब तो ओनली पीपीआईआरपी ही होगा, तब आपस में फाइट नहीं होगी। लेकिन जब कॉर्पोरेट डेटर भी है और एमएसएमई भी है और डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में दोनों ऑप्शंस हैं। तो हो सकता है एप्लीकेशन पीपीआईआरपी में देने के बाद फिर सीआरपी के अंदर भी एप्लीकेशन चली गई हो, तो क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पहली प्रेफरेंस किसको देगा? पीपीआईआरपी को। ये क्लियर? सर डाउट अभी भी है, इसका रिवर्स ले लो, रिवर्स लो। इसका रिवर्स मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड केस में क्या हुआ, सीआईआरपी के अंदर पहली एप्लीकेशन आपने दे दी, सीआरपी के प्रोविजन के अंदर आपने पहले एप्लीकेशन दे दी, फिर उसके बाद आपने क्या किया, पीआईआरपी के अंदर एप्लीकेशन दे दी। तो कौन जीतेगा? आप लोग क्यों जाते हो यार, ये समझ नहीं आता। लॉजिक बना रहा हूं बेटा, लॉजिक बना रहा हूं बेटा, तुम भी लॉजिक ऐसे बनाया करो, सोचा करो, जल्दी जल्दी पढ़ने मत लग जाए, क्योंकि एक बार इन्हें सीआईआरपी एडमिट हो गई फिर पीपीआईआरपी में जा ही नहीं सकते आप। और आपने अभी सीआईआरपी में एप्लीकेशन दी है, एडमिट तो हुई नहीं है, तो अब दिमाग में जोड़ दो, सर एडमिट कितने दिनों के अंदर होती है? यस, तो दो बातें, यदि सीआईआरपी के अंदर एप्लीकेशन तो चली गई, पहला केस विद इन 14 डेज के अंदर, क्या बेटा, विद इन 14 डेज के अंदर पीपीआईआरपी के अंदर एप्लीकेशन आ गई, तो इसका मतलब बेटा एप्लीकेशन एडमिट और रिजेक्ट वाली बात नहीं हुई है, तो उस केस में तो पीपीआईआरपी को हम प्रेफरेंस दे देंगे। लेकिन जब एक बार एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने 14 डेज के अंदर सीआरपी को एडमिट कर लिया, तो फिर सीआरपी आपकी अंडर गोइंग हो गई, और जब आपका सीआरपी अंडर गोइंग हो गया तो पीपीआईआरपी आपका स्टार्ट नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? और ये 14 डेज का लॉजिक समझ में आया बेटा?
क्योंकि यदि आप डायरेक्टली पढ़ते तो आपको लॉजिक समझ में नहीं आता। जैसे मैंने पहले क्या कि लॉजिक बनाया कि 14 डेज, ये रट्टा नहीं मारना। 14 डेज इसलिए आया क्योंकि CIRP एडमिट ना हो जाए, क्योंकि 14 डेज का टाइम पीरियड होता है एजुकेटिंग अथॉरिटी को ऑर्डर देने के लिए। क्या वापस से बोलो, तुम्हारा क्या है? पहली एप्लीकेशन कौन सी है? CIRP। विद इन 14 डेज के अंदर एप्लीकेशन दे रही है किसको? मैंने सेकंड पॉइंट ये बताया था कि ये CIRP है, CIRP की एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी तो विद इन 14 डेज के अंदर PPIRP की एप्लीकेशन दे दी आपने। तो इसका मतलब एजुकेटिंग अथॉरिटी ने अभी ऑर्डर दिया नहीं, तो एजुकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से पहले दोनों ऑप्शन हाथ में आ गए। तो यदि ऑप्शन दोनों के दोनों हाथ में आ जाते हैं ऑर्डर से पहले, तो एजुकेटिंग अथॉरिटी बोलेगा हम तो PPIRP को प्रेफरेंस देगा भैया। आया कि नहीं आया? लेकिन यदि एक बार एजुकेटिंग अथॉरिटी ने CIRP एडमिट कर ली तो CIRP एडमिट कैसे हो गई? क्योंकि 14 डेज के अंदर PPIRP की एप्लीकेशन नहीं आई थी। मतलब एप्लीकेशन फॉर PPIRP हैज बीन मेड आफ्टर 14 डेज। 14 डेज के अंदर क्या एप्लीकेशन दी आपने? PPIRP के लिए। नहीं आया समझ में? तो यदि PPIRP का एप्लीकेशन 14 डेज के बाद दिया तो 14 डेज के अंदर CIRP का ऑर्डर आ गया होगा, और जब ऑर्डर आ गया होगा तो कुछ नहीं हो सकता। चलो लैंग्वेज पढ़ लेते हैं जिससे कि प्रॉब्लम नहीं हो। ये एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। कंपेरिजन ऑफ द एप्लीकेशंस। एवरीवन कम बैक। सेक्शन 11A रेडी? डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C। यहाँ पे सेक्शंस का रेफरेंस है। 54C इज फॉर PPIRP एप्लीकेशन। यदि आपको याद आ रहा होगा तो PPIRP का एप्लीकेशन 54C में हमने बात की थी। तो डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C एंड अंडर सेक्शन 7, 9, 10। 7, 9, 10 इज अ CIRP एप्लीकेशन। पहला केस सेक्शन 11A सब सेक्शन 1 एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9, 10 इज फाइल्ड CIRP का एप्लीकेशन ही आपने बाद में दिया PPIRP की एप्लीकेशन के बाद। तो इसे मतलब पहले PPIRP का सेक्शन 54C का एप्लीकेशन हुआ, उसके बाद 7, 9, 10 का एप्लीकेशन दिया। तो वेयर इन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C इज पेंडिंग, द एजुकेटिंग अथॉरिटी शैल पास एन ऑर्डर टू एडमिट और रिजेक्ट such application before considering any application under section 7, 9, 10 during the pendency of the application under section 54C in respect of the same corporate debtor। क्या समझ में आया बेटा? जल्दी बोलो। यदि आपने PPIRP के लिए एक बार एप्लीकेशन दे दी थी, फिर उसके बाद CIRP का एप्लीकेशन दिया, तो CIRP का एप्लीकेशन को पेंडिंग छोड़ दो, आप PPIRP के एप्लीकेशन को पहले डिस्पोज ऑफ करोगे। तो क्या डिस्पोज ऑफ होगा? PPIRP का एप्लीकेशन। क्लियर एवरीवन? बोलो। पहला केस क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन में भी सेक्शन 11A सब सेक्शन 2 एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C। कौन सी एप्लीकेशन है बेटा? ये PPIRP इज फाइल्ड विद इन 14 डेज ऑफ द फाइलिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9, 10। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर सेक्शन 7, 9, 10 की एप्लीकेशन आपने फाइल कर दी जो अभी भी पेंडिंग है, और विद इन 14 डेज के अंदर आप PPIRP का एप्लीकेशन दे देते हो, तो दोनों एप्लीकेशन के ऑप्शन एजुकेटिंग अथॉरिटी को मिल गए। तो एजुकेटिंग अथॉरिटी पहले किसको डिस्पोज ऑफ करेगा? पहले सेक्शन 54C का एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। Where an application under section 54C is filed within 14 days of filing the application under section 7, 9, 10 which is pending in respect of the same corporate debtor, then notwithstanding anything contained in section 7, 9, 10, the adjudicating authority पहले किसको कौन सी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेगा? 54C। 54C मतलब PPIRP। यहाँ तक क्लियर है? कितने केस हो गए? 2। सेक्शन 11A सब सेक्शन 3
एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C इज फाइल्ड आफ्टर 14 डेज ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि 14 डेज के बाद आपने पीपीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन दी, इसका मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑलरेडी सीआईआरपी एडमिट कर चुका है, सीआईआरपी के लिए ऑर्डर दे चुका है। तो उसके बाद यदि पीपीआईआरपी के लिए कोई एप्लीकेशन जाती है, समझ में आ गई बात। Where an application under section 54C is filed after the 14 days of filing of any application in respect of same corporator, तो adjudicating authority पहले किसको डिस्पोज ऑफ किया, 7, 9, 10 का एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ किया। कोई कंफ्यूजन? हाँ बेटा, हाँ वापस से बोल बेटा, आवाज क्लियर नहीं आया। हाँ, डिस्पोज ऑफ का मतलब यहाँ पे हुआ कि यही वाली एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी। मतलब प्रायोरिटी किसको मिलेगी, कौन से एप्लीकेशन को पहले डिस्पोज ऑफ करोगे, मतलब पहले कौन से एप्लीकेशन कंसिडर करोगे। मतलब आपके हाथ में दोनों एप्लीकेशन आ गई, तो कौन से एप्लीकेशन को आप डिस्पोज ऑफ करोगे, मतलब कौन से एप्लीकेशन पर अपना ऑर्डर पास करोगे। वापस बोलो बेटा, धीरे धीरे बोलो बेटा। समझ में? मेरा आवाज नहीं आई तुम्हारी, पता नहीं क्यों। ये 54C वाली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है बेटा। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यदि पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो क्या सीआईआरपी का एप्लीकेशन अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 11, जो अपन ने आज भी देखा। तो सेक्शन 11 में कहीं मना किया गया है कि आपका सीआईआरपी इनिशिएट हो सकता है, नहीं हो सकता। इनमें कहीं दिया हुआ है कि पीपीआईआरपी का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो सीआईआरपी एक्सेप्ट नहीं होगा, फिर हो जाएगा। तभी तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि पहले कौन सा एप्लीकेशन आप डिस्पोज ऑफ करेगा, पहले कौन सी बात होगी। और एक बार पीपीआईआरपी स्टार्ट हो जाती है तो फिर सीआईआरपी स्टार्ट नहीं होती, वो तो हमें पता ही है। तो इसका रिजेक्ट हो जाती है तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वो एक अलग बात है। ठीक है, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीटेड। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।